ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सब कुछ वो निष्क्रिय हो चुके हैं। जो सरकार पर थोड़ा अंकुश लगाते हैं वो निष्क्रिय हो गए। और वो क्यों निष्क्रिय हो गए? क्योंकि बेअसर राजनीति, जो विपक्ष उन पर दबाव डाल सकता था, उनकी राजनीति भी बेअसर हो चुकी है। आज विपक्ष इतना ताकत से अपनी बात रख सकता है क्या, या रख रहा है क्या? हम लड़ते हैं पर टुकड़ों में लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ कर रहा है, पर उसके कांग्रेस पार्टी के अलावा देश में कोई है क्या महंगाई के लिए सड़कों पर? कोई बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है क्या? तो हमारी जो राजनीति है वो बेअसर है। वो बेअसर किस लिए हो गई? क्योंकि समाज जो है विभाजित है। आज जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं है। वो कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर वो अपनी अपनी राजनीति करते हैं। किसी को भी पूरे देश से लेना देना नहीं है। तो अगर समाज विभाजित हो गया तो हमारी राजनीति कमजोर हो गई। राजनीति कमजोर है तो संस्थाएं बेअसर हो गई। संस्थाएं बेअसर हो गई तो सरकार की दमनकारी नीतियां वो कितनी भी लगाए उन पर कोई अंकुश नहीं, और जनता को पीड़ित रहना ही है। तो ये आज के हालात। और उनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि संविधान बनाम लोकतंत्र। आज नरेंद्र मोदी को जो कुछ भी वो कर रहा है उसका लाइसेंस किसने दिया? भारत की जनता ने। ये जानते हुए भी कि ये ऐसा करेगा, ये जानते हुए भी कि 2014 से 19 के बीच हर एक आदमी बात कर रहा था, देखना मोदी ऐसा कोई वो स्टंट करेगा, पाकिस्तान पर हमला करेगा या जो भी करेगा, और वो ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। ये पहले से लोग बातें करते थे, नहीं करते थे? करते थे भूमिका, पर उसने वही किया और वो फिर आ गया। तो सब कुछ जानते हुए भी अगर वो जीत रहा है तो इसका मतलब लोग उसके साथ हैं। आप इसको नकार नहीं सकते। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि नरेंद्र मोदी को कितना % वोट है इस देश में? 37 पॉइंट कुछ है, मतलब 38% वोट उनके गठबंधन को मिला हुआ है। तो अगर 38% नरेंद्र मोदी को मिला है तो खिलाफ में कितने वोट हैं? 62। तो 62 ज्यादा है या 38 ज्यादा है? 62 ज्यादा है। तो फिर भी उसकी 62 की कोई आवाज, सब बिखरे हुए हैं। तो ये हमारा आज का भारत ऐसा है। आज के भारत के हालात ऐसे हैं। तो इन हालातों में तो वो जो मर्जी करेंगे। पर जो आज के हालात हैं वो क्या आज ही बन गए या कोई लंबी कहानी है उसकी? एक दिन में ऐसे हालात थोड़ी बन सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज के हालात एक लंबे और बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है, और ये संघर्ष हमें आज़ादी के आंदोलन में ही नजर आने लगता है। तो हम आज को समझने के लिए आज से लगभग 100 साल पीछे ट्रैवल करते हैं थोड़ी देर के लिए, कि आज के हालात आज ही हैं या फिर कहीं से वो चलकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो हम 100 साल पहले लगभग जाते हैं, और हम जाते हैं आज़ादी के आंदोलन में। आज़ादी का आंदोलन जो था उसका लक्ष्य क्या था? देश को, अंग्रेजों को देश से निकालना। और कौन सा मुक्त भारत? अंग्रेज मुक्त भारत। तो ये उद्देश्य आजादी का आंदोलन का था। पर मेरे ख्याल से ये आधा सच था। ये आधा सच था। ये तो था कि अंग्रेजों को इस देश से निकालना था, पर आधा सच है, क्योंकि आधा ये भी है कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर उसके बाद ये भारत कैसा होगा। क्योंकि मान लो अंग्रेज छोड़कर चले गए, अंग्रेजों ने ये देश किससे लिया था?
राजाओं से, मुगलों से। तो जब वो चले जाते तो वो वापस शासन किसको मिलना था? राजाओं को। और जिस समय अंग्रेज आए उस समय देश के सामाजिक हालात क्या थे? ऊंच नीच थी क्या? बहुत थी, चरम सीमा पर थी। दलितों, आदिवासियों, महिलाओं पर अत्याचार थे क्या? बहुत थे। तो आज़ादी मिल जाती और हालात ऐसे रहते तो आज़ादी के कोई मतलब थे क्या? तो ये दो तरफा था। स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों के हटाने तक सीमित नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत कैसा होगा ये तय करने के लिए भी आज़ादी का कि भारत किसका होगा। तो जो हमने सुबह बात की कि दो पक्ष हमेशा थे दुनिया में, एक धर्म और एक सत्य और असत्य। तो उस वक्त भी दो पक्ष थे कि देश किसका होना चाहिए। एक पक्ष था जो था सर्वोदय का पक्ष। कौन सा पक्ष? और वो क्या कहता था? भारत सभी का होगा। जब देश आजाद होगा तो वो किसका होगा? सभी का। एक और दूसरा पक्ष था जिसको हम वर्चस्व पक्ष कह सकते हैं या कब्जा पक्ष कह सकते थे। वो ये कहता था कि जब भारत आज़ाद होगा तो वो चंद ताकतवरों का कब्जा होगा। वो एक धर्म का हो सकता है, वो एक वर्ग का हो सकता है, वो पढ़े लिखों का हो सकता है, वो अमीर जमींदारों का हो सकता है, पर भारत सबका नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो ये फर्क? लड़ाई क्या थी कि भारत आजादी के बाद किसका होगा। तो एक पक्ष सर्वोदय का पक्ष कहता है कि भारत सबका होगा, दूसरा पक्ष कहता है कि कुछ लोगों के ही हाथ में भारत होना चाहिए। तो वो भारत को कैसा देखते थे? वो भारत को कैसे देखते थे? अब भारत माता की, आज अपन ने सुबह जय बोली ना, भारत माता की जय। तो वो भारत माता कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ये हम समझें कि भारत माता के मायने उनके लिए क्या थे। तो वो भारत को जैसा देखेंगे समझेंगे वैसा ही तो काम करेंगे आगे। तो ये बुनियादी फर्क था कि दोनों पक्ष भारत को किस तरह से देखते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि सर्वोदय पक्ष जो था वो भारत माता को कैसे देखता है या भारत को क्या समझता है। तो उसके लिए एक छोटा वीडियो है, वो हम देखते हैं। वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भैया कुछ बात है आपको? तो कोई बात नहीं यार, बैठ जाओ, बैठना है तो नहीं बाहर चले जाओ तुरंत। तो ये एक वीडियो है जो नेहरू जी की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें एक इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री बनी है। वो भी आप लोग ज़रूर देखना, किताब पढ़ सकते हो तो पढ़ना, अदरवाइज़ यूट्यूब पर है, भारत एक खोज, श्याम बेनेगल की बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री। उसका पहला हिस्सा है। तो ये हम देखते हैं कि वो भारत को सर्वोदय के लोग किस नज़रिए से देखते हैं। आप बहनों, भाइयों और साथियों, आप लोग जो ये भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं ये अच्छी बात है, पर आप ये भी जानते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है? कौन है भारत माता? किसकी जीत चाहते हैं आप सब? बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं। अच्छा तुम बताओ, कौन है भारत माता?
बोलो बोलो। अच्छा तुम बताओ, कौन है भारत माता? आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए, किसकी जय? क्या है भारत माता? कभी देखा है आपने? पंडित जी, भारत माता मतलब ये धरती हमारी माता है। सिर्फ ये धरती, या इस गांव की धरती, या इस सूबे, इस इलाके की धरती, या सारा हिंदुस्तान? सारे हिंदुस्तान की धरती। सिर्फ धरती और कुछ नहीं? हिंदुस्तान की ये इतनी नदियां, पहाड़, ये सब नहीं? सभी हैं पंडित जी। ये नदियां, ये पहाड़, जंगल और हमारे ये खेत जो हमें अनाज देते हैं। इसके अलावा? इसके अलावा क्या? इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो इन सबसे अहम है। वो क्या? आप बताइए पंडित जी। भारत माता तो ये सब है ही। नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान। पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, भारत के लोग। दरअसल अपने करोड़ों बेटे बेटियों से ही भारत मां की पहचान है। इसलिए उसकी जीत होगी आप सभी की जीत से। यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पंडित नेहरू कहते हैं भारत माता मतलब कौन? हम सब लोग। जो सर्वोदय का पक्ष कहता है कि भारत सबका है, इसका मतलब है कि भारत माता की जब हम जय बोलते हैं तो हम जय बोलते हैं भारत के लोगों की, और उसमें भी सब लोगों की, बिना जाति धर्म, बिना वर्ग वर्ण का भेद किए हम सबको सम्मान से, और उनकी जय होगी। जब देश के लोगों की उन्नति होगी तभी इस देश की उन्नति होगी। और जब दूसरा पक्ष हम देखते हैं तो ये फोटो आपको नजर आता है कहीं? किसका फोटो है, कोई बताओ? ये आरएसएस की। ये भाजपा और आरएसएस की तरफ से भारत माता की कल्पना है। और इसमें क्या दिखता है हमको? उनका अपना पर्सनल झंडा है जो धार्मिक झंडा को दर्शाता है, एक खास वर्ग को दर्शाता है। एक खास वर्ग को दर्शाता है। और क्या दिखता है? एक देवी हैं जिनको पूजते हैं। मैं खुद भी हिंदू हूं और मैं मंदिर भी जाता हूं, और कल से नवरात्रे शुरू हैं तो मैं भी पूजता हूं माता जी को। तो पर माता को हम याचना कर सकते हैं, आंख दिखा सकते हैं, या सवाल कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब इसमें जमीन देखी है, आपको पूरा जमीन दिखता है। जमीन पर एक शेर है। शेर हमेशा डर और सत्ता का प्रतीक होता है। और एक माता है जिनके प्रति श्रद्धा है, और उनके हाथ में झंडा है जिसका एक ही रंग है। इसका मायने क्या है? भारत माता जमीन, जमीन पर प्रभुत्व, उसका देवत्व, और सिर्फ एक ही धर्म के लिए उसमें स्थान है। इसमें सब लोगों के लिए कोई जगह दिख रही है क्या? ये बुनियादी फर्क है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत माता का मतलब भारत के लोग और सब लोग, और दूसरी तरफ भारत माता के मायने आपको दिखते हैं कि भारत एक जमीन है जिस पर एक सत्ता कायम है, और वो भी एक ही धर्म की सत्ता होनी चाहिए। ऐसा ये उनकी भारत माता है। नेक्स्ट, वर्चस्व वाले। तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देखते हैं कि जो सर्वोदय पक्ष था, जो कि अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके शब्द हम जल्दी से देखते हैं कि वो कैसा भारत बनाना चाहते थे। चलाओ भाई, तो हिंदी वाला चलाओ।
ये पहला फोटो किनका है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने क्या किया? वो 6 साल और 10 महीने जेल में रहे और आखिरकार एक कट्टरपंथी के हाथों उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और वो क्या कहते हैं? मैं एक ऐसे भारत बनाने के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब महसूस करे कि ये उनका अपना देश है और जिसमें निर्माण में उसकी भूमिका हो। सुबह भी हमने देखा। तो देश किससे बनता है? गांधी के सपनों का देश किससे बनता है? भारत के लोगों से। दूसरा फोटो किनका है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और वो क्या कहते हैं? राष्ट्र को यदि वास्तव में आजाद कहलाने लायक बनाना है तो इसके अलग अलग तबकों की आजादी सुनिश्चित करनी होगी। सामाजिक संरचना को बदले बिना कोई प्रगति हासिल नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? बाबा साहब भी कहते हैं कि देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए बिना आजादी के कोई मायने नहीं रहते और उनको समानता देनी चाहिए। तीसरा फोटो किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने अपनी जिंदगी के 9 साल जेल में बिताए। और ये कहते हैं कि मतलब उनके जिंदगी का हर तीसरा दिन, वो 1920 में राजनीति में आए सक्रिय तौर पर और 1947 में देश आज़ाद हुआ। 27 साल उनकी जवानी के 27 साल, उन 27 सालों में वो कितने साल जेल में रहे? 9। इसका मतलब क्या है कि उनकी जिंदगी का हर तीसरा दिन वो कहाँ थे? जेल में। और सुबह मयूर शेखर झा जी कह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में हम लिखते पढ़ते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए? आनंद भवन में। आनंद भवन है ना इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। तो कहते हैं कि वो इतने, पंडित मोतीलाल नेहरू इतने अमीर थे कि 5 दरवाजों पर 5 गाड़ी होती थी। ये मिथ है पर मान लो रहती होगी। तो जो इतने अमीर घर में पैदा हुआ उसके लिए गुलामी, कोई उनके लिए गुलामी थी क्या? कुछ क्या कारण था पंडित नेहरू अपनी जिंदगी भर वो उन्होंने जेल में बिताई? फिर और कहते हैं लोग कि उनके कपड़े, 2 बातें कहते हैं, या तो एक बार पहनते वो उसको दोबारा पहनते नहीं थे, और कुछ कहते हैं कि उनके कपड़े पेरिस में जाता था, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाता था, वहाँ होकर आते थे। भाई इतने जहाज आदमी उड़ने के लिए नहीं थे, पर चलो उनके कपड़े के लिए थे। अगर वो इतना अमीर आदमी था तो जब आखिरी दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी मृत्यु भी हुई, वो कुछ रुपए मीटर खद्दड़ पहना करते थे। अगर वो इतना अमीर जिसके कपड़े पेरिस लंदन धुलकर आते थे, और जब वो प्रधानमंत्री बना तो वो खद्दड़ पहनता था, मायने क्या है? आज तो उल्टा हो रहा है, लोग कह रहे हैं चाय बनाने वाला था वो 15 लाख का सूट पहनता है, जो 15 का सूट पहनता था वो खद्दड़ पहनता है। आप समझ रहे हो इसके मायने? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो क्या कहते हैं, खैर और बातें करेंगे, और बात करेंगे। वो कहते हैं भारत की सेवा का मतलब हुआ यहाँ के करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा। भारत की सेवा का मतलब क्या है? लोगों की सेवा। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी। ये फोटो किनका है? शहीद आजम सरदार भगत सिंह। कितने साल की उम्र में फांसी की सजा मिली? 23 साल। यहां है कोई 23 साल के? 23 के कितने लोग हैं? 3-4 लोग हैं। ठीक, ठीक है। हेलो 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 हेलो, अब सुन लो यार, बात करने के लिए नहीं है, अब सुन लो यार। 23 साल के आजकल के लड़के लड़कियां कुछ राजनीति में आए तो वो अच्छी बात है, नहीं तो बाहर जाकर देखो, उनको मोबाइल में इंस्टा से और पबजी खेलने से ही फुर्सत नहीं है। पर वो 23 साल का सरदार भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ा, उससे कितने साल पहले
उनके मन में ये कल्पना आ चुकी होगी कि मुझे इस देश के लिए क्या करना है, और हंसते हंसते वो इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। और वो क्या कहते हैं, उनका नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब क्रांति, क्रांति। और वो कहते हैं अन्याय पर, क्रांति से मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि सरदार भगत सिंह चाहते थे अंग्रेजों को बाहर निकाल देना, बस। उन्होंने कहा अंग्रेजों को निकालना तो एक छोटी सी बात ही है, असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई, वो कहते हैं, क्रांति से हमारा मतलब है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाना, क्योंकि समाज व्यवस्था में परिवर्तन लाए बिना आज़ादी के कोई मायने नहीं है। वो उन्होंने बहुत उदाहरण दिए। उन्होंने कहा समाज का एक अहम हिस्सा होते हुए भी आज मजदूरों की मेहनत की कमाई उनके शोषक हड़प लेते हैं और उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। अनाज उगाने वाला किसान अपने परिवार के साथ भूखों मरता है, और बाद दुनिया भर के बाज़ारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर तन ढकने भर का कपड़ा नहीं रखता है। ये व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। सरदार भगत सिंह ने बहुत ज़ोर से कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिकवाद की है, उस ज़माने में भी। आज अगर हमें लड़ने की ज़रूरत है तो सबसे पहले सांप्रदायिकवाद से लड़ना है। लिखा उन्होंने, किताबें पढ़ना उनकी। नेहरू के बारे में उन्होंने इतना अच्छा लिखा। उन्होंने लिखा कि आज अगर मैं देश को देखता हूं तो मुझे दो ही नेता नज़र आते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस है और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस एक भावुक बंगाली हैं और वो हमेशा थोड़े उग्र रहते हैं, जबकि नेहरू का जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक है, और वो भारत के नौजवानों का अगर कोई सच्चा नेता बन सकता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और मैं पंजाब के युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का अनुसरण करें। उन्होंने लिखा है ऐसा अपनी डायरी में, ये लिखा हुआ है। तो ये सरदार भगत सिंह। उनके आगे किनका फोटो है? स्वामी विवेकानंद। इनका फोटो कहाँ दिखता है आपको ज़्यादातर? डीएवी स्कूल, और वही यूज़ करते हैं। पर ये क्या कहते हैं, इनके विचार क्या है? ये कहते हैं जन साधारण की उपेक्षा को मैं राष्ट्रीय महापाप मानता हूं, वही हमारे पतन के कारणों में से एक है। कितनी भी राजनीति कर लें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि भारत की आम जनता सुशिक्षित और सुपोषित नहीं होती है। तो इनके विचार और आरएसएस के विचार मेल खाते हैं क्या? नहीं खाते। उन्होंने एक और बात कही अपने शिकागो के जब वो भाषण में, उन्होंने बहुत बातों में एक बात और कही कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं इस सांप्रदायिकवाद के आग में जलकर नष्ट हो गई। वो खून का दरिया जब बहता है तो सभ्यताओं को बहाकर ले जाता है। तो ऐसे विचार रखने वाले का ये उनसे कभी उनका मेल खाता है क्या? नहीं। पर वो उधर अपना इनको फिर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट खींच रहे हैं। नेक्स्ट ये हैं सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 4 साल अंग्रेज़ों की जेल में बिताए और आखिरकार अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी, शहादत दी। और वो भी क्या कहते हैं, क्योंकि जब उनकी शहादत हुई उससे कई साल, 3-4 साल बाद ये देश आज़ाद हुआ था। पर उनको यकीन था कि ये देश आज़ाद होगा। पर आज़ाद होगा तो उसका काम क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि गरीबी या शिक्षा, बीमारियों और वैज्ञानिक तरीकों से उत्पादन और वितरण से जुड़ी हुई हमारे देश की तमाम प्रमुख समस्याओं को केवल समाजवादी तरीके से हल किया जा सकता है। भविष्य की हमारी राष्ट्रीय सरकारों को जो काम सबसे पहला है वो इनका पुनर्गठन और व्यापक तौर पर लोगों के लिए काम करना होगा। तो वो भी वही बात कहते हैं कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा ये परिवर्तन भी हमारा ज़रूरी है। नेक्स्ट पीछे। तो ये लोग अलग अलग थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस। B.R. अम्बेडकर वो कांग्रेस में थे क्या? नहीं थे। सरदार भगत सिंह कांग्रेस में थे क्या?
नहीं। स्वामी विवेकानंद कांग्रेस में थे क्या? नहीं। और सुभाष चंद्र बोस हमारे अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, पर उन्होंने जब चला हमारा विश्व युद्ध में, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उन्होंने कहा कि हम इनको बाहर निकालेंगे और आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की। आइए अध्यक्ष जी। तो इनके रास्ते अलग अलग थे, उनके काम करने के रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल एक थी। और मंजिल क्या थी? मंजिल थी सर्वोदय, सबके लिए स्वराज। भारत के लिए उनके मायने थे लोग, सब लोग, उनकी गरिमा और लोगों का संघर्ष। भारत के लिए उनके मायने क्या थे? भारत को कैसा देखते थे? भारत के लोग, और लोगों में भी वो सब लोग, बिना किसी भेदभाव के। सपना उनका क्या था? सपना था स्वराज, सर्वोदय और एक व्यक्ति का एक मूल्य होना चाहिए, सब समान होने चाहिए। रास्ता क्या था उनका? जो सरदार भगत सिंह ने कहा, क्रांति। और क्रांति का मतलब क्या था? सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना और जो सत्ता का संतुलन है उसको व्यवस्थित करना। और इसके लिए उन्होंने वातावरण क्या बनाया? सत्य का, सद्भाव का और निर्भयता का। ये वातावरण बनता है, क्योंकि अगर समाज में सत्ता व्यवस्था में बदलाव आता है तो अच्छा वातावरण देश में बनता है। नेक्स्ट। अब ये हमने देखा स्वराज के लोग। अब थोड़ा देखते हैं जो वर्चस्व पक्ष के लोग थे, और वो वास्तव में अंग्रेजों के सहयोगी हुआ करते थे। तो उनका थोड़ा देखते हैं, वो क्या कहते हैं। ये फोटो किनका है? सावरकर, वीर सावरकर। नहीं थे? 10 बार माफी मांगने वाला, 9 बार। भगत सिंह को भी सलाह दी इन्होंने कि माफी मांग लो। तो ये सावरकर है। और सावरकर ने ये माफीनामा तो हमने यहाँ उनका लिखा है, और वो कहते हैं कि अगर मुझे सरकार छोड़ दे तो मैं अंग्रेज सरकार की संवैधानिक प्रगति का प्रबलतम पैरोकार और आपका विश्वास पात्र रहूंगा। ये कौन कहता है? सावरकर। तो सावरकर कौन था? सावरकर भाई आरएसएस। तो प्रारंभिक तौर पर, सुनो भाई, सुन लो भाई, प्रारंभिक तौर पर सावरकर भी देशभक्त इंसान था। प्रारंभिक तौर पर उन्होंने एक हथियार मुहैया करवाया जिससे कि एक अंग्रेज अफसर की हत्या हुई। सावरकर ने जिंदगी भर कोई हथियार, गोली नहीं चलाई कभी भी। इतिहास है उसका, आखिर तक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखता था। पर उसमें पकड़ा गया और अंडमान की जेल में ले जाया गया। तो जैसे ही जेल पहुंचे, उनका जितना देशभक्तिपन था वो सारा निकल गया। उन्होंने कहा अब तो कुछ बचा भी नहीं है। और उन्होंने एक के बाद एक, पहली माफ़ी 11 महीने में लिखी और एक के बाद एक बहुत सारी चिट्ठियां लिखी। तो आखिरकार उनको अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जीवन भर मैं अंग्रेज सरकार की पैरवी करूंगा और आपका संवैधानिक पैरोकार रहूंगा। तो उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने उनको माफ़ किया और रत्नागिरी में उनको घर दे दिया रहने के लिए। और साथ में क्या दिया उनको? कितनी पेंशन दी? 60 रुपया। 60 रुपया अंग्रेजों ने सावरकर को पेंशन दी। और उस जमाने में टीचर की तनख्वाह कितनी हुआ करती थी, कोई बताओ? 3 रुपया। एक टीचर की तनख्वाह 3 रुपए थी और सावरकर को कितना मिलता था? 60 रुपया। 60 रुपए की कीमत समझ लेना आप। तो ये 60 रुपया पेंशन लेने वाले देशभक्त, आज की जो सरकारें उसको दिखाती है देशभक्त दिखाती हैं,
तो हमको ज़रूर सवाल करना चाहिए, भाई 60 रुपया पेंशन लेकर देशभक्त बने। और आखिर तक जो उन्होंने बातें कही कि मैं अंग्रेज सरकार का पैरोकार रहूँगा, तो जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज़ों से लड़ने आ रही थी, ये आखिरी वक्त तक भारत के नौजवानों का आह्वान कर रहे थे और अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती कर रहे थे ताकि वो आज़ाद हिंद फौज से लड़ सके अंग्रेज़ों के साथ। तो ये इन्होंने जो कहा वो आखिर तक किया। तो एक तरफ ये लोग थे। आगे चलाओ। ये कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो प्रोविंसेस में उस वक्त चुनाव हुआ करते थे, और उन चुनावों में 1935 के बाद जब बंगाल में चुनाव हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई, और उसमें ये मंत्री थे जब हमारा देश का सबसे बड़ा आंदोलन, आखिरी आंदोलन जो सबसे बड़ा था, क्या नाम था उसका? भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तब ये मंत्री थे, और उन्होंने चिट्ठी लिखी मंत्री की हैसियत से गवर्नर को कि हम बंगाल में इस आंदोलन को कैसे कुचलेंगे, ये हम प्रयास हमको करना चाहिए और आपको देश भर में इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। और इनको भी आज देशभक्ति के तमगे देने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये वो दौर था कि प्रोविंसेस में जब सरकारें बनती थी तो 1935 में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अभी मैनिफेस्टो बनते हैं वैसे तब भी बनते थे, वोट लिमिटेड लोग देते थे, जो ज़मींदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही वोट करते थे। तो मैनिफेस्टो दिया कि भारत में भूमि सुधार लाया जाएगा, ज़मींदारों की ज़मीन को किसानों को दी जाएगी। जो किसान या काश्तकार शब्द है ना, पहली बार किसान, नहीं तो मालिक हुआ करते थे या मजदूर हुआ करते थे। किसान वर्ग था क्या कोई? मालिक या मजदूर के अलावा कोई था ही नहीं। तो पहली बार इस देश में काश्तकार या किसान शब्द 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इन लोगों को ज़मीनें देंगे। तो उसके खिलाफ जो हिंदू ज़मींदार एक होकर उन्होंने हिंदू महासभा को फंडिंग की, और मुस्लिमों ने, सब ने, बड़े ज़मीन नवाबों ने मिलकर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को स्ट्रॉन्ग किया। उनको बोला कि आपको लड़ाई लड़नी है। और उससे पहले 1930-31 में एक बहुत बड़ी इस देश में घटना होती है, जिसने इस देश को एक जो सांप्रदायिकता की आग में जो सबसे बड़ी जो तपिश थी वो आई। और वो 1930 में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा की गई, और उसमें बंगाल में अकेले कलकत्ता में एक दिन में 12,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। एक दिन में 12,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद हिंदू महासभा ने दोबारा कार्रवाई की घोषणा की, और उसमें जितने हिंदू मरे उससे कई गुना ज़्यादा बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। तो एक तरफ दोनों बेगुनाह हिंदू और मुसलमानों को मरवाते हैं, और वही दोनों मिलकर, ताकि कांग्रेस की सरकार ना बने, वो मिलकर सरकार बनाते हैं। और बंगाल में और सिंध में 2 जगह ये लोग मिलकर कांग्रेस के खिलाफ सरकारें बनाते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है? कहीं कुछ दिखता है क्या? ओवैसी जी वो काम कर रहे हैं आजकल, हैं? ठीक है, ठीक, नहीं चलता है, सही कह रहे हैं, चलता है, यही चलता है। तो ऐसी सरकार में ये मंत्री थे और ये बात कहते हैं। नेक्स्ट, ये हैं गुरुजी गोलवलकर, जिनकी किताबें आज भी उनके लिए धर्म ग्रंथ जैसी हैं। और वो अपनी किताबों में क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा को प्रकट होने के लिए 5 प्रसिद्ध चीज़ें स्थायी अवयवों का होना जरूरी है। ये कहते हैं कि अगर कोई एक देश बनता है तो उसमें 5 चीज़ें एक ही होनी चाहिए, और वो क्या है? एक भूभाग होना चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए,
और एक ही नस्ल होनी चाहिए। अगर इनके अलावा दूसरा कोई भी उस देश में रहता है तो वो देश बच नहीं सकता है, या वो देश देश नहीं कहलाता है। तो इनका मतलब क्या हुआ? एक देश, एक नस्ल। नस्ल मतलब हम आर्य, आर्य कहते हैं ना अपने आप को, हम आर्यन हैं, आर्यंस हैं। एक धर्म, कौन सा धर्म होना चाहिए इनके अनुसार? हिंदू। एक भाषा, भाषा कौन सी होनी चाहिए? संस्कृत से निकली हुई हिंदी या संस्कृत जैसी कोई एक भाषा होनी चाहिए, और एक ही संस्कृति होनी चाहिए, जो भी हिंदू संस्कृति या सनातन, जो भी व्हाटएवर जो ये कहते होंगे। तो इनके अनुसार एक ऐसा तभी देश बन सकता है। नेक्स्ट, उसके अलावा ये क्या कहते हैं? इसके अलावा कहते हैं अगर इससे बाहर का कोई व्यक्ति उस देश में है तो उसको चुपचाप उस देश से निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो उसको हम उस धर्म की, उस संस्कृति, उस भाषा को स्वीकार करना होगा। और फिर भी वो इस देश में रहता है तो उसको बिना नागरिक अधिकारों के रहना होगा। ऐसा अभी बीच में कुछ चला था क्या? सीए एनआरसी। तो ये जो सीए और एनआरसी है वो ये दोनों के दिमाग में आज नहीं आया। ये गुरुजी 100 साल पहले पढ़ा कर गए थे और आज उसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं कुलदीप। आज 100 साल बाद उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। कैसा देश, क्योंकि उस वक्त उनका क्या हालात थे वो अलग थे, पर आज वो जैसा चाहे कर सकते हैं। इसलिए वो जो गुरुजी ने 100 साल पहले लिखा उसको आज वो पूरा कर रहे हैं। आज एक दिन में सीए एनआरसी नहीं बनता, एक दिन में देश के हालात ऐसे नहीं बनते, पर गुरुजी ने ये सिखाया इसलिए होता है। और फिर गुरुजी क्या कहते हैं कि इसमें हिंदू भी अपने आप को वो ना समझे कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें फिर दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं कि फिर हिंदुओं को भी भारत के श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कदमों में बैठकर सीखना होगा कि कैसे जीवन चलता है। तो कोई ये समझेगा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, वो भी नहीं है। फिर पूरा, तो ये गुरुजी हैं। आगे चलो। अब ये गुरुजी के एक और भाई हैं, चलो भाई आगे। ये कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके बारे में कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बहुत लंबा भाषण दिया। कायदे आजम ये चाहते थे, कायदे आजम ये चाहते थे, है? तो ये कायदे आजम पाकिस्तान के जितना रोल, क्योंकि ये एक तरफ हिंदुओं की हम बात कर रहे थे, उतना ही रोल इनका भी है। क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान जो मैंने अभी बताया, दोनों के सेंटिमेंट्स को खोकर इनको भी ये बताया गया था कि देश आज़ाद होगा तो एक हिंदुओं का देश बनेगा, उसका राजा बन जाएगा सावरकर और उसके लोग। दूसरा देश किसका बनेगा? मुसलमानों का, जिसके राजा बनोगे आप। तो ये दोनों नेक्सस थे कि मिलकर जिन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा किया। आज कोई ये कहता है बंटवारे के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या चलता है, किसने बंटवारा किया देश का? नेहरू ने और गांधी ने। ये चलता है, पर बंटवारा किसने किया? 1932 में सबसे पहले, 1932 में सबसे पहले अहमदाबाद में इसने कहा, सावरकर ने, कि इस देश में दो देश रहते हैं, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का, 2 नेशन थ्योरी। और उससे पहले मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करती थी। तो ये दोनों ने मिलकर देश का बंटवारा किया और जो पाकिस्तान बना, आप ये देखो कि वो पाकिस्तान कैसा, ये बहुत खूबसूरत उदाहरण है जब अभी देखेंगे ना, कि अगर भारत और पाकिस्तान जो साथ आज़ाद हुए, एक में जो वर्चस्ववादी जो लोग थे जिनकी अपन इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों ने शासन लिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान कैसा बना? आज भी जिस वक्त हम खड़े होकर आज इस वक्त बात कर रहे हैं, उस वक्त भी उनकी डेमोक्रेसी का कोई अता पता नहीं है क्या? और आज भी 25 परिवार, 25 फैमिलीज
पूरा पाकिस्तान गवर्न करती हैं। ये एक पुराना आंकड़ा है जिसमेम डॉक्टर महबूब उल हक एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि 1968 में 1968 में 22 फैमिली और ग्रुप्स के पास पाकिस्तान की 66% कंट्री की इंडस्ट्रियल एसेट्स और 87% बैंकिंग को वो गवर्न करते थे, सिर्फ 22 परिवार। हिंदुस्तान आजाद हुआ तो किसको मिला? हिंदुस्तान के लोगों को। और पाकिस्तान आजाद हुआ तो किसको मिला? इन 22 परिवारों को। आज भी पाकिस्तान सिर्फ वो 22-25 परिवारों के आसपास घूमता है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। तो ये पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, जिसको आज भी पाकिस्तान के लोग भुगतते हैं हर दिन। नेक्स्ट। और ये एक दूसरे के कैसे सहयोगी थे, ये एक अखबार उस जमाने का है जिसमें लिखा कि हिंदू महासभा के प्रधान श्री विनायक दामोदर सावरकर ने आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन के पाकिस्तान संबंधित योजना को, निर्णय को बधाई दी और उनको शुभकामनाएं दी हैं। ये एक दूसरे के पूरक थे कि कैसे भी देश का बंटवारा हो, एक पर हम कब्जा करें, दूसरे पर तुम कब्जा कर लेना। नेक्स्ट। और इस सब में इनका दुश्मन कौन था? महात्मा गांधी। और ये एक कार्टून है जो नारायण आप्टे गोडसे का दोस्त था, और उसको भी गांधी जी की हत्या के जुर्म में गोडसे के साथ ही फांसी पर लटकाया गया था। उसने 1945 में ये अपनी अखबार में कार्टून निकाला जिसमें गांधी जी को एक रावण की तरह दिखाया, और उनके सिर कौन है देखो ज़रा, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ये अपने बाबा साहब अम्बेडकर, ये कौन है, राजेंद्र प्रसाद। जितने उस समय लोग देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और चाहते थे कि देश एक समाजवादी या लोकतंत्र बने, वो लोग इनके दुश्मन थे। ये फोटो कब का है? 1945 का। तो गांधी को मारने की योजना तो कब से थी? पहले से, पुरानी ही इन लोगों की थी। तो ये सब, ये भी वैसे ही अलग अलग इनके रास्ते थे, पर मंजिल एक थी। और मंजिल क्या थी कि वर्चस्व चंद ताकतवर लोगों का कब्जा इस देश पर होना चाहिए। और वो भारत को कैसे देखते थे? भारत संपत्ति है या सत्ता है जिस पर उनको कब्जा करना है। सपना क्या था उनका? इस संपत्ति पर कब्जा करना। और रास्ता उन्होंने इसके लिए क्या लिया? इस देश में हिंसा, दमन और ऊंच नीच की भावना बढ़ाने का इन्होंने काम किया, क्योंकि बिना हिंसा के और बिना झगड़े के, नफरत के इनका एजेंडा पूरा कभी नहीं हो सकता है। और जो इन्होंने किया उससे समाज में कैसा वातावरण बनता है? असत्य का, नफरत का और भय का वातावरण बनता है। नेक्स्ट। तो जो संघर्ष है, जिस संघर्ष की बात राहुल गांधी जी करते हैं, और जो आज की डेट में भी जिस संघर्ष के ऊपर हम खड़े हैं, वो ये है। वो ये संघर्ष है कि एक तरफ सर्वोदय के लोग हैं जो कहते हैं कि भारत सबका है, दूसरे लोग कहते हैं भारत एक संपत्ति है। वो कहते हैं कि भारत में स्वराज आना चाहिए, वो कहते हैं कब्जा आना है। कब्जा, जो अभी एक भाई ने कहा, हम दो और हमारे दो का कब्जा होना चाहिए। भारत संपत्ति है, इसलिए जितना सामान है सब अडानी अंबानी या जो उद्योगपति हैं उनको दे दो, हमको उसके रिसोर्सेज का। और इस कब्जे के लिए वो क्या करते हैं? देश में हिंसा का वातावरण बनाते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जितनी नफरत फैलेगी, उतना भारतीय जनता पार्टी ऊंची जाएगी, नीची जाएगी। तो आज जो एक फिल्म जिसके बारे में हम रोज चर्चा करते हैं, क्या नाम था? हाँ। और हमारे कांग्रेस के नेता फिर और हम सब मिलकर क्या कहते हैं? हम तो उस वक्त थे ही नहीं। चलो जो भी था, पर सवाल ये नरेंद्र मोदी का नहीं है मेरे भाई। ये सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, और ना ही सवाल ये है कि हम वहाँ थे या नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी या नहीं थी। कांग्रेस टारगेट नहीं है,
कांग्रेस तो उन्होंने गिनना ही छोड़ दिया। टारगेट है कि कैसे इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ये इस फिल्म का टारगेट है। तो वो तो हमको थोड़ा भटका देते हैं। अब गांव से आते हैं, शहरों में फुटबॉल खेलते, गांव में तो गुल्ली डंडा खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं क्या? हमारे गांव में नहीं खेलते। तो शहर में आते हैं तो वो ऐसा फुटबॉल लेके कोई लड़का जो खेलता है वो खड़ा हो जाता है, वो ऐसे ऐसे करता है, तो हम सोचते हैं इधर बॉल जाएगी, वो किधर मारता है? मारता है नहीं मारता है? तो हमें हमेशा भटका के हम ऐसे देखते रहते हैं, हम कांग्रेस को डिफेंड करेंगे, नहीं हम तो थे ही नहीं, ये था वो था। अरे ये था कि वो था कि लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई इस देश में दूसरी है। तो इस देश में नफरत का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और वो उसमें बहुत हद तक सक्सेस भी हो रहे हैं। आज आप ये देखो, कल नववर्ष है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मानता हूँ, पर कल जो नववर्ष पे भगवा झंडे और भगवा मफलर पहने जाएंगे वो धार्मिक हैं या राजनीतिक हैं? कितने लोग हैं यहाँ जो उसको धार्मिक मानते हैं? हम भी हिंदू हैं, पर कल जो भगवा झंडे और वो धर्म का प्रतीक है। कल जो, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है